हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीरो आई एस में आपका स्वागत है। दोस्तों, यूपीएससी प्रीलिम 2025 के लिए हम लोग एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं। अभी तक हम लोग 360 क्वेश्चन तक कर चुके हैं। हम लोग का टारगेट है कि प्रीलिम्स के पहले तक 3 से 4 हज़ार क्वेश्चन को करने का। ठीक, तो आज स्टार्ट करते हैं। क्लास नंबर हमारा 22वां है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 361 से लेकर 400 तक करेंगे। ठीक है, इस लेक्चर को प्रेजेंट कर रहा हूँ मैं। दोस्तों, मेरा नाम राहुल बर्नवाल है। ये मेरे बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो देखिए दोस्तों, अभी तक हम लोग 3 फुल टेस्ट कर चुके हैं। 300 क्वेश्चन हो गया। ये हमारा फुल टेस्ट नंबर चौथा है। ठीक है, जिसमें 60 क्वेश्चन तक का मतलब 360 क्वेश्चन तक अभी तक हमारा हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 361वां देखते हैं। बोल रहा है, तो देख सकते हैं एक तरफ हमारे पास इंग्लिश में पीडीएफ है, दूसरी तरफ हिंदी में पीडीएफ है। दोनों हमने पीडीएफ इंग्लिश हिंदी में प्लस सॉल्यूशन के साथ टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिया है, और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में डाल दिया है। तो स्टार्ट करते हैं। बोल रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस प्रोग्राम। राष्ट्र विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मक या प्रतिस्पर्धात्मकता कार्यक्रम के बारे में है। ठीक है, तो देखिए ये जो हमारा एनएमसीपी प्रोग्राम है दोस्तों, ये आपका कौन से मंत्रालय का है, नाम से ही पता चल रहा है। मैन्युफैक्चरिंग चीज़ करना है, तो ये एमएसएमई को प्रमोट करने के लिए है। ठीक है, और ये प्रोग्राम जो लाया गया था, इसके पीछे जो आइडिया था वो किसका था? नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल, इसने विचार लाया था, और फिर जाके इस सरकार ने एमएसएमई मंत्रालय ने जो है ये प्रोग्राम को स्टार्ट किया। ठीक, इस प्रोग्राम में टोटल जो है 10 कंपोनेंट है। ठीक है, जैसे एमएसएमई को ट्रेनिंग देना, ठीक, उसका सर्टिफिकेशन करना प्रोडक्ट का, उसको मार्केटिंग प्रोवाइड करना, ठीक है, उसको डिज़ाइन देना ताकि वो इनोवेशन ले पाए, इसी तरह क्वालिटी उसका इंप्रूवमेंट करना, जनरेशन अवेयरनेस जनरेशन करना, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को, बौद्धिक संपदा को लेके। ठीक है, तो ये सारा इसका प्रोग्राम था। उस प्रोग्राम के अंदर ही एक कंपोनेंट है जिसको बोलते हैं जेईडी स्कीम। जेईडी मतलब जीरो इफेक्ट फाइनेंशियल सपोर्ट। जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट। जीरो डिफेक्ट का मतलब है ऐसा प्रोडक्ट एमएसएमई बनाएगा जो ख़राब नहीं होगा, मतलब डिफेक्ट नहीं होगा। और जीरो इफेक्ट मतलब ऐसा प्रोडक्ट एमएसएमई बनाएगा जो इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट जीरो करेगा, मतलब इन्वायरमेंट फ्रेंडली होगा। तो ये जो जेईडी स्कीम है वो इसी स्कीम के अंदर में है। ठीक, और जाहिर सा बात है ये स्कीम जो है 2014 में लॉन्च जब किया गया था, तभी सरकार पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे प्रमोट कर रही है। तो पीपीपी प्रोडक्ट के अंदर में, स्कीम के अंदर में ये लाया गया है, मतलब पीपीपी मोड में, जहाँ पे सरकारी और प्राइवेट दोनों मिलकर इसको चलाएगा। बोल रहा है, इट वाज लॉन्च टू इंप्रूव द ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस अमंग द इंडियन एमएसएमई। ये ठीक है, नाम से पता चल रहा है हमको प्रतिस्पर्धा बढ़ाना है, और ऐसा प्रतिस्पर्धा कि एमएसएमई जो प्रोडक्ट बनाए वो विश्व में के पटल में जो है वो कॉम्पिटिटिव रहे। इट इम्प्लीमेंटेड इन पीपीपी मोड, ये भी ठीक है। फिर बोल रहा है, न्यू जो जीरो डिफेक्ट एंड जीरो इफेक्ट फाइनेंशियल सपोर्ट सर्टिफिकेशन प्रोवाइडेड अंडर दिस स्कीम, तो ये भी जो है वो सही है। तो बोल रहा है कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो है इसका हो जाएगा 61 का ए। 1, 2 एंड 3 तीनों से सही है। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। बोल रहा है, द नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एम्स टू। तो हाल ही में जो भारत सरकार का जो वाणिज्य मंत्रालय है, उद्योग मंत्रालय, उसने लॉन्च किया है नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम। नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम को भारत सरकार ने 2021 में लॉन्च किया है। मकसद इसका यही था कि एक जगह जो है आपको जो निवेशक है उसको सारा जो है फैसिलिटी मिल जाएगा, कि कोई इंडस्ट्री वो लगाना अगर चाह रहा है तो पूरा उसको अप्रूवल मिल जाएगा, रजिस्ट्रेशन से लेके, ठीक है, कौन कौन सा स्कीम का उसको भागीदारी मिलेगा नहीं मिलेगा, किस ऑफिस में उसको जाना है। ठीक है, एक ही जगह आपको सब मिल जाएगा, अलग अलग ऑफिस में दौड़ने का ज़रूरत नहीं है, सारा अप्रूवल आपको एक जगह मिल जाएगा। इसीलिए भारत सरकार लेके आया नेशनल सिंगल विंडो, ना एकल खिड़की। एकल खिड़की का मतलब ही होता है कि एक जगह आपको सब फैसिलिटी मिल जाना। ठीक है, तो ये क्या है? ये एक तरह का ऑफर है, यूनिफाइड प्लेटफॉर्म फॉर ऑल द इंडस्ट्रियल अप्रूवल एंड क्लियरेंस। ठीक है, सभी औद्योगिक अनुमोदनों और मंजूरी के लिए एक एकीकृत मंच प्रदान करना। आपको अलग अलग क्लियरेंस लेने का जरूरत नहीं पड़ेगा कि इन्वायरमेंट के लिए ले रहे हैं, ठीक है, म्यूनसिपालिटी से ले रहे हैं, उसके बाद फायर डिपार्टमेंट से ले रहे हैं, रोड ट्रांसपोर्ट से ले रहे हैं, इसके लिए अलग अलग डिपार्टमेंट का चक्कर लाने की जरूरत नहीं है। एक विंडो सिस्टम रहेगा, आपको एक जगह सारा क्लियरेंस मिल जाएगा। इससे क्या होगा? हमारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस व्यवहार करने का जो सुगमता होगा वो बढ़ेगा, इन्वेस्टर के लिए, निवेशक के लिए फ्रेंडली होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द 1 पर्सन कंपनी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन 1 पर्सन कंपनी के लिए सही नहीं है? सबसे पहले समझ लीजिए 1 पर्सन कंपनी क्या होता है। नाम से ही पता चल रहा है 1 पर्सन मतलब ऐसा कंपनी जिसका मालिक क्या होगा? एक आदमी होगा। ठीक है, उसको 1 पर्सन कंपनी बोलते हैं। ठीक है, ये जो आइडिया लाया गया था 1 पर्सन कंपनी का, ये जो हमारा कंपनी एक्ट है 2013 का, उसके अंदर लाया गया था। इसके लिए एक कमेटी ने एक सुझाव दिया था जिसका नाम था जे ईरानी कमेटी। कौन सी कमेटी?
जे ईरानी समिति ने 2005 में सरकार को सलाह दिया था, फिर उस सरकार ने उसके सलाह पे जो है 1% कंपनी को जो है लेके आया था। ठीक है दोस्तों, तो 1% जो कंपनी होता है वो प्राइवेट कंपनी के जैसा ही होता है, उसका रजिस्ट्रेशन जैसा होता है उसी तरह से। लेकिन प्राइवेट कंपनी के रिस्पेक्ट में ये थोड़ा सा अंतर है कि प्राइवेट कंपनी को चलाने के लिए कम से कम 2 आदमी को आपका ज़रूरत पड़ता है उसको बनाने के लिए, और उसको 200 तक आप बढ़ा सकते हैं, 200 आदमी तक हो सकता है। लेकिन जो 1% कंपनी होता है उसका एक ही जो होगा व्यक्ति होगा जो उसको स्टार्ट करेगा। ठीक, और याद रखना है कि हम लोग जब इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं या कॉमर्स पढ़ते हैं, तो जैसे आपने मान लीजिए मैंने कोई कंपनी स्टार्ट किया जीरो आईएस के नाम से, मान लो बोल रहे हैं, ये कंपनी तो है नहीं, ऐसे ही फ्री में कोचिंग इंस्टीट्यूट है, तो मान लीजिए स्टार्ट किया, तो मैं अलग होऊंगा और जीरो आईएस अलग होगा। अगर कल को ये कंपनी को प्रॉफिट होता है तो ठीक है, तो मेरा जितना इसमें शेयर होल्डर है ना 100% शेयर होल्डर, तो मैं उसकी का रहूँगा। ऐसा नहीं होगा मान लीजिए कंपनी कल को अगर डूबता है तो मेरा जो पर्सनल इनकम होगा उससे इसका भरपाई नहीं होगा। तो इकोनॉमिक्स में बिजनेस को अलग ट्रीट करते हैं, ठीक है, और उसका जो मालिक होता है वो दोनों अलग एंटिटी होता है। ठीक है, दोनों को एक जैसा ट्रीट हम लोग नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए टाटा, अगर मान लीजिए कल को जाके अदानी अगर या कोई भी कंपनी डूब जाती है तो अदानी का पर्सनल प्रॉपर्टी को हम लोग कंपनी में नहीं डाल सकते हैं। कि ऐसा नहीं होगा कि अगर अदानी में आपने पैसा लगाया और वो डूब जाती है तो अदानी का जो खुद का पर्सनल प्रॉपर्टी, उसका गाड़ी होगा, घर होगा या उसका बैंक बैलेंस होगा, उस पर आप क्लेम नहीं कर सकते। इसको हम लोग बोलते हैं सेपरेट बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, सेपरेट बिजनेस एंटिटी या सेपरेट एंटिटी। एंटिटी मतलब बिजनेस अलग है और उसका जो मालिक है वो दोनों अलग होता है। ठीक है, समझ में आया? तो 1% कंपनी का कॉन्सेप्ट जो है कंपनी एक्ट में शामिल किया गया है। तो क्या है भाई का ये है इन इंडिया दिस, बोल रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है। तो देख लेते हैं, बोल रहा है इट इज़ ए कंपनी दैट कैन बी फाउंड बाय जस्ट 1% एज ए शेयर होल्डर। तो ये सही है, इस कंपनी को स्टार्ट करने के लिए आपको एक शेयर होल्डर का जो ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, तो ये जो है वो एकदम सही है। दूसरा बोल रहा है कि इन इंडिया दिस कॉन्सेप्ट डज नॉट एग्जिस्ट। अभी मैंने बताया कंपनी एक्ट में इसको हम लोग शामिल किए गए जे ईरानी समिति के सलाह पे, तो यही हमारा गलत है और यही हमको पता करना था। ठीक है कि ये गलत है। बाकी देख लेते हैं, बोले इट इज़ लाइक प्राइवेट कंपनी फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस। पूरा प्राइवेट कंपनी के जैसा होता है सभी प्रैक्टिकल पर्पस के लिए, हाँ होता है। बस एक थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि इसको स्टार्ट करने के लिए आपको एक व्यक्ति चाहिए, लेकिन प्राइवेट कंपनी के लिए आपको 2 व्यक्ति चाहिए। बाकी जितना भी प्रैक्टिकल चीज़ है उसका रजिस्ट्रेशन कैसा होगा, सारा चीज़ सेम है। इसलिए ये भी स्टेटमेंट हमारा मोटा मोटी ठीक है। फिर बोल रहा है इनकम जनरेटेड बाय द कंपनी इज़ नॉट ट्रीटेड एज द ओनर इनकम एंड टैक्स एज एन इंडिविजुअल इनकम। तो ये भी ठीक है। इनकम अगर कंपनी कमा रही है तो हम ये नहीं बोलेंगे वो उस व्यक्ति का ओनर का इनकम है, हम बोलेंगे ये कंपनी का इनकम। मैंने बताया कंपनी को अलग ट्रीट करते हैं, पकड़ जो उसका मालिक उसको अलग ट्रीट करते हैं। अगर कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है मतलब कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है, और उस कंपनी पे जो भी उसका शेयर होल्डर होगा, ठीक है, उसका जितना अर्निंग होगा, तो एक तो कंपनी देती है कॉर्पोरेट टैक्स, तो कंपनी कॉर्पोरेट टैक्स देगी, और वो व्यक्ति को जितना इनकम मिलेगा फिर उस पर इनकम टैक्स देता है। इसका मतलब क्या हुआ कि कंपनी को हम लोग अलग ट्रीट कर रहे हैं और जो ऑनर है उसको अलग ट्रीट कर रहे हैं। तो वही बोल रहा है कि कंपनी द्वारा अर्जित आय को स्वामी की आय नहीं मानी जाती और उस पर व्यक्तिगत आय के रूप में कर नहीं लगाया जाता है। ठीक है, तो ये जो है वो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63 का जो गलत जो हमको पता करना था वो हो जाएगा बी। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 64 देखते हैं। बोल रहा है मिथाइलो कोबालामिन इज फ्रीक्वेंटली मैंशनड इन न्यूज। मिथाइलो कोबालामिन जो रहता है दोस्तों वो न्यूज में होता है, तो किस विटामिन की कमी के कारण होता है और किसके लिए जो है वो मेडिसिन है, ये ओरल मेडिसिन है, तो किस विटामिन की कमी के लिए है। तो देखिए विटामिन जो होता है वो 2 टाइप का होता है, एक होता है फैट में जो पानी में घुलता है और दूसरा जो वाटर में घुलता है। तो विटामिन बी और जो सी है ये आपका जल में घुल जाता है, इसीलिए विटामिन बी और सी को हम लोग को रेगुलर लेने का ज़रूरत पड़ता है, क्योंकि यूरिन के थ्रू और पसीना के थ्रू ये निकल जाता है क्योंकि पानी में घुल जाता है। लेकिन फैट सोल्यूबल जो विटामिन है, विटामिन ए है, डी है, ई है, के है, ठीक है, ये जो विटामिन है ये आपका फैट में घुलता है, पानी में नहीं घुलता है। इसलिए ये विटामिन को हमको कभी कभी लेने का जरूरत पड़ता है, रेगुलर इंटेक बेसिस पे नहीं चाहिए। लेकिन बी और सी जो है रेगुलर है, इसलिए बोलता है नींबू ये सब खाने डेली बोलता है, क्योंकि विटामिन सी रहता है खट्टा सामान। ठीक है, तो मिथाइलो कोबालामिन जो होता है वो आपका किस चीज़ के लिए ओरल मेडिसिन है, मतलब मौखिक रूप से दिया जाता है, वो दिया जाता है विटामिन B12 के लिए। ठीक है, विटामिन B12 के लिए। विटामिन ए की कमी से कौन सी रोग होती है, नाइट ब्लाइंडनेस होती है, जिसमें लोगों को आँख का बीमारी होता है, दिखता कम है। विटामिन सी से जो है वो स्कर्वी होता है, ठीक है, जिसमें दांत वात में दिक्कत होता है, पैरिया ये सब। विटामिन डी से रिकेट्स होता है या ऑस्टियो जो एक और बीमारी होता है बच्चों में, ठीक है, हड्डी वड्डी का कमज़ोर हो जाता है। अब विटामिन B12 से आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि कौन सी इससे बीमारी होती है। ठीक है, इसे बताइए।
ये आपको ब्लड बनाने में मदद करता है, प्रोटीन बनाने में ये सब बीमारी मदद करता है। अनीमिया से ट्रीटमेंट आपको कर सकते हो इस बीमारी से, ठीक है। अल्जाइमर डिजीज में जो है ये वाला दवा जो है यूजफुल है, ठीक। तो एक संस्था है जिसका नाम है, न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि एक संस्था FSSAI है, फूड्स जो हमारा सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर में एक संस्था है। ये जो संस्था है दोस्तों, ये डिसाइड करती है कि फूड सेफ्टी के लिए कौन कौन सा चीज़ हम लोग यूज कर सकते हैं, इंडस्ट्री यूज कर सकती है। तो इस संस्था ने जो हमारा मिथाइलोकोबालामीन है, इसको 2016 में बैन कर दिया था और 2021 में लेकिन बैन को वो हटा दिया था, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 65 देखते हैं। बोल रहा है कि इंडिया हैज़ रिसेंटली ज्वाइन द यूनाइटेड नेशन कमेटी ऑफ एक्सपर्ट ऑन बिग डेटा एंड डेटा साइंस फॉर ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स। भारत ने हाल ही में जो है ज्वाइन किया है यूनाइटेड नेशन का कौन सा कमेटी ज्वाइन किया है, किस पे, बिग डेटा पे और डेटा साइंस पे जो है ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स, UNCEBD। तो UNCEBD के बारे में आपका जो है स्टेटमेंट है, ठीक है। तो देखो UNCEBD जो दोस्तों जो गया था, ये बनाया गया था 2014 में, ठीक है। और इसके जो चेयरमैन थे उस समय जब बनाया गया था तो ऑस्ट्रेलिया के निगरानी अध्यक्षता में इसको बनाया गया था, जब ऑस्ट्रेलिया जो है यूनाइटेड नेशन का स्टैटिस्टिकल कमीशन का जब हेड कर रहा था 2014 में, तो ऑस्ट्रेलिया की ही निगरानी में जो है ये संस्था UNCEBD को बनाया गया था। तो हाल में भारत सरकार ने ही जो है इसको ज्वाइन कर लिया है, ठीक है। तो भारत सरकार इसका हम बोल सकते हैं फाउंडिंग मेंबर नहीं है, शुरू से मेंबर नहीं है, 2014 में मेंबर नहीं, अभी ज्वाइन इसको किया है, ठीक है। अभी जो है इसका जो चेयरमैन है, ठीक है, वो है साउथ अफ्रीका और 2 इसके वाइस चेयरमैन भी है, UK और डेनमार्क है, ठीक है। और ये जो संस्था है वो काम क्या करती है, नाम से ही पता चल रहा है, जो बिग डेटा है और डेटा साइंस है उसको ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स मतलब औपचारिक स्टैटिस्टिक्स के लिए कलेक्ट करती है, उस पर अपना व्यू पॉइंट जो है वो देती है, ठीक है। इसमें UNCEBD में टोटल जो है वो 31 देश हैं और 16 जो है अंतर्राष्ट्रीय संगठन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इसका है। कौन कौन सा देश है सुन लीजिए, ऑस्ट्रेलिया है, ब्राज़ील है, ठीक है, बांग्लादेश भी है, ये थोड़ा याद रखिएगा, बांग्लादेश है, कनाडा है, ठीक है, कैमरून है, चाइना है, कोलंबिया है, डेनमार्क है, इजिप्ट, जॉर्जिया, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, आयरलैंड, ठीक है। उसके बाद इटली है, मैक्सिको है, मोरक्को है, नीदरलैंड है, उसके बाद ओमान है, पाकिस्तान है, फिलीपींस, पोलैंड, साउथ कोरिया है, रवांडा है, सऊदी अरेबिया है, साउथ अफ्रीका है, स्वाजीलैंड है, USA है, तंजानिया है, UK है और आपका जो है UAE है। तो नाम हमको देखो, रसिया इसमें नहीं है, ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखेंगे। बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, इंडिया है, ये सब थोड़ा याद रखेंगे, पाकिस्तान भी है, ठीक, चाइना है ही, ठीक है, फ्रांस भी जो है इसका मेंबर नहीं है, ठीक है, UK है, जर्मनी जो है इसका मेंबर है। तो बोल रहा है इट हैज बीन क्रिएटेड अंडर यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिकल कमीशन, तो यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिकल कमीशन के अंदर में इसको बनाया गया था, ये ठीक है। उसके बाद बोल रहा है इट हैज मोर देन 40 मेंबर, अभी मैंने बोला 31 देश हैं और 16 अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, इसलिए ये वाला जो स्टेटमेंट वो गलत हो जाएगा। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है, तो ये स्टेटमेंट चला गया, पहला सही है, तो मतलब ये और ये बचा है। तीसरा देखते बोले करेंटली इट इज चेयर्ड बाय साउथ अफ्रीका, तो सही है, प्रेजेंट में इसके चेयरमैन जो है वो साउथ अफ्रीका है, तो ये जो है वो सही है। तो बोल रहा है कौन सा कथन सही है, तो 2 कथन सही है, आंसर हो जाएगा 1 और 3, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66, बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज़ द पॉवर्टी रिडक्शन एंड ग्रोथ ट्रस्ट एज द मेन व्हीकल फॉर कंसेशनल फाइनेंसिंग टू लो इनकम कंट्री। कौन सा देश, कौन सा संस्था, चारों में से कौन सा संस्था है जो पैसा तो देता है लेकिन उसके लिए एक उसके पास जो उपकरण है उसका नाम है पॉवर्टी रिडक्शन एंड ग्रोथ ट्रस्ट, ठीक है। तो पॉवर्टी रिडक्शन एंड ग्रोथ ट्रस्ट किस संस्था का है जो जिसका प्रयोग करके वो गरीब देश कुछ को पैसा देता है दोस्तों। तो ये एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये किसका है, ये है आपका IMF का, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है। IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों साथ में बना था, दोनों को 1946 के आसपास बनाया गया था, दोनों को ब्रिटेन वुड्स बोलते हैं, सिस्टर्स भी बोलते हैं, साथ में आपका ये भी बनाया गया था, गैट संस्था बनाया गया था, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। तो गैट, वर्ल्ड बैंक और IMF तीनों जो है साथ में बनाया गया था जब आपका मीटिंग हुआ था हमारा कहाँ पे, ब्रिटेन वुड्स में। ब्रिटेन वुड्स कहाँ पे है, अमेरिका में है, ठीक है। तो हाल ही में ये न्यूज़ में इसलिए था, ये
टर्म पॉवर्टी रिडक्शन ग्रोथ ट्रस्ट, क्योंकि यूएई ने जो है 2 एग्रीमेंट साइन किया है ताकि वो गरीब देशों को जो है मदद करेंगे। तो पॉवर्टी रिडक्शन एंड ग्रोथ ट्रस्ट तो है ही है, साथ ही साथ एक और चीज़ है जो यूनाइटेड मतलब आईएमएफ के अंदर में आता है, उसका नाम है आरएसटी। आरएसटी मतलब रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी ट्रस्ट। तो आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है कि रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी ट्रस्ट या फिर पीआरजीटी पॉवर्टी रिडक्शन ग्रोथ ट्रस्ट किसका है। तो ये किसका है दोस्तों, आईएमएफ का है, वो ध्यान रखेंगे। और ये जो हमारा पीआरजीटी है इसके अंदर 3 टाइप का हम लोन देने का सुविधा है। एक को बोलते हैं ईसीएफ एक्सटेंडेड क्रेडिट फैसिलिटी, दूसरे को बोलते हैं एससीएफ स्टैंड बाय क्रेडिट फैसिलिटी, और तीसरे को बोलते हैं आरसीएफ रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी। तो डायरेक्ट ये भी पूछ सकता है कि एक्सटेंडेड क्रेडिट फैसिलिटी, फिर उसके बाद स्टैंड बाय क्रेडिट फैसिलिटी और रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी किसका है। ये किसका है, पीआरजीटी का है या फिर किसका है, आईएमएफ का है, कुछ भी पूछ सकता है, याद रखिएगा। वर्ल्ड बैंक का नहीं है, ऐसे ही कंफ्यूज करने के लिए वो देगा। तो पीआरजीटी में क्या किया जाता है, आपको लो 0 इंटरेस्ट रेट पे, ठीक है, कोई भी बिना ब्याज का जो गरीब देश है उसको जो है लोन दिया जाता है। जहाँ पे महंगाई बहुत ज़्यादा है, खाद्य का सुरक्षा है, फूड इनसिक्योरिटी है, जिस पे लोन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो उसके लिए गरीब देशों को आईएमएफ जो है लोन देता है। तो 66 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा डी। आगे देखते हैं। तो बोल रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द पेटेंट एंड द सर्टिफिकेशन ऑफ सीड। तो बीज का जो पेटेंट है और प्रमाणन के बारे में, तो सबसे पहले समझिए हमारे पास सीड एक्ट है दोस्तों, बीज कानून है 1966 का, जो ये बोलता है कि भारत में अगर आपको सीड का सर्टिफिकेशन करना है, मतलब सीड का प्रमाणन करना है, तो वो अनिवार्य नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप बीज बेच रहे हो और अगर आप अपना जो बोरा में लेबल करके बेच रहे हो कि ये फलाना बीज है, तो अगर आप लेबलिंग करके उसको बेच रहे हो, लेबल कर रहे हो, ठीक है, लेबल कर रहे हो, तब आपको लेना पड़ेगा उसका सर्टिफिकेशन। लेकिन अगर सिर्फ आप बीज को डेवलप कर रहे हो, ठीक है, तो उसके लिए कोई सर्टिफिकेशन लेने का ज़रूरत नहीं है। तो मतलब सर्टिफिकेशन अनिवार्य नहीं है, सर्टिफिकेशन मैंडेटरी तभी है जब आप उसको लेबल करके बेच रहे हो। पहला चीज़ आपको ये याद रखना है। भारत सरकार को सपोर्ट करने के लिए और राज्य सरकार को सपोर्ट करने के लिए, उसको सलाह देने के लिए एक समिति बनाया गया है, केंद्रीय बीज समिति, सेंट्रल सीड कमेटी, सेंट्रल बीज समिति भी बनाया गया है केंद्र सरकार और राज्य सरकार को सलाह देने के लिए कि किस तरह से वो जो बीज कानून 1966 का है उसको वो प्रशासन करेगा, लागू करेगा, ठीक। तो सीड एक्ट इसलिए बनाया गया था ताकि कंपनियों का सर्टिफिकेशन हो, ठीक है, कौन सी कंपनी जो है बीज को सर्टिफाई कर पाए, इसका प्रावधान भी जो है वो सीड एक्ट में है, ताकि हमको अच्छा क्वालिटी का बीज मिले, उसका स्वास्थ्य बढ़िया हो। तो इसके लिए जो सीड को सर्टिफाई करने का एजेंसी है वो जाके देखती है कि बीज का उदय कैसे हुआ, उसका इंस्पेक्शन करती है, फिर उसका क्वालिटी को चेक करके फिर सर्टिफाई देती है। हमारे पास एक कानून है भारत का पेटेंट कानून, इंडियन पेटेंट एक्ट है। कौन सा है, इंडियन पेटेंट एक्ट, जो ये बोलता है, इंडियन पेटेंट एक्ट 1970 का है, ये बोलता है कि भारत में पेटेंट देने का प्रक्रिया क्या है। इसके लिए पेटेंट जो है वो 20 साल के लिए दिया जाता है। लेकिन इस कानून का एक धारा है, एक सेक्शन है जिसको बोलते हैं सेक्शन 3J। ये धारा याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस याद रखना इसका एक सेक्शन है। उस सेक्शन में लिखा गया है कि किन चीज़ों पे पेटेंट आपको नहीं मिलेगा। तो किन चीज़ों पे पेटेंट नहीं मिलेगा, जैसे कोई पेड़ है, प्लांट है, ठीक है, पेटेंट किस चीज़ पे मिलता है, पेटेंट मिलता है अगर आपने कोई नवाचार किया, कोई अन्वेषण किया है ना, इनोवेशन लेके आए हैं, तो उस पर मिलेगा। लेकिन प्लांट पे या फिर कोई एनिमल पे, ठीक है, या फिर उसका कोई भाग है प्लांट का, एनिमल का, उस पर नहीं मिलेगा। कोई बीज है उस पर नहीं मिलेगा। कोई प्रजाति है, स्पीसीज है, उस पर पेटेंट आपको नहीं मिलेगा। कोई नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस है, नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस मतलब प्राकृतिक रूप से जैविक प्रोसेस है जो अपने आप हो रहा है नेचर के द्वारा, उस पर पेटेंट नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, कोई अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है दोस्तों, तो उस पर आप पेटेंट ले सकते हो। अगर मान लीजिए आपने कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डेवलप किया, जैसे हमने बैसिलस थोरेंजेनेसिस किया, ठीक है, डेवलप किया, बैक्टीरिया का कोई जीन निकाल के नया हम लोग डेवलप किए, ठीक है, तो उसको बीज में डालें, तो उस पर जो है हम लोग पेटेंट ले सकते हैं, ठीक। तो याद रखना है कि पेटेंट ये इन चीज़ों पे, प्लांट पे, एनिमल पे, सीड पे, स्पीसीज पे, नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस पे नहीं मिलेगा। लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पे आपको जो है पेटेंट मिल सकता, मिल जाएगा, ठीक। अच्छा, उसका याद रखना है कि अगर मान लीजिए कोई आपने जेनेटिकली मॉडिफाइड
डेवलप किया कोई वैरायटी, ठीक है। जेनेटिकली मॉडिफाई का मतलब क्या होता है, किसी से जीन निकाल के आपने किसी चीज़ में डाला और इसका क्वालिटी को बढ़ा दिया। मतलब जैसे कि मान लो आप ऐसा जो है पौधा लेके आए जो सूखे में भी जीवित रह जाएगा, पानी कम चाहिए तो आप क्या करोगे, ऐसा पौधा जो सूखे में जीवित आसानी से रह जाता है जैसे कैक्टस वैक्टस, तो उसका आप जीन लगा लोगे, निकाल लोगे और दूसरे प्लांट में अगर उसको डाल के दोगे तो उसका क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगा कैक्टस के जैसा, और वो भी सूखा को आसानी से, ड्राउट को और पानी को आसानी से कम लेके जिंदा रह लेगा। तो जब हम इस तरह का क्रॉप बनाते हैं या इस तरह का ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं तो उसको जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स बोल सकते हो, प्लांट एनिमल कुछ भी हो सकता है। तो जीएम क्रॉप पे या जीएम चीज़ों पे आपको जो है वो मिलेगा, लेकिन याद रखिए कि एक बार अगर आपका वो वाला जीन उस प्लांट में चल गया और वो प्लांट नेचुरल तरीक़ा से अगर आप ग्रो करने लगा, तब आपको उस चीज़ पे पेटेंट नहीं मिलेगा, ठीक। मतलब पेटेंट शुरू में ही मिल जाएगा जब आपने उस वैरायटी को डेवलप किया, लेकिन अगर वो एक बार हमारा नेचुरल बायोलॉजिकल सिस्टम में इंटीग्रेट हो गया तो उस पर जो है नहीं मिलेगा। वो उसका देखिए दोस्तों, एक हम लोग फंड बनाए नेशनल जीन फंड। तो नेशनल जो जीन फंड बना है वो किसके लिए बना है, हम लोग यहाँ पे जीन को स्टोर करते हैं उस और जीन को डेवलपमेंट करते हैं। इस फंड से जीन का डेवलपमेंट किया जाता है और ये कानून के तहत बना है, सीड एक्ट के तहत नहीं बना है। एक हमारे पास कानून है प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटी, ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटी एंड फार्मर राइट एक्ट, ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटी एंड फार्मर राइट एक्ट। ये जो कानून है, इस कानून के तहत जो भी प्लांट के वैरायटी को संरक्षण देना है और किसानों के अधिकार को प्रोटेक्ट करना है। ये कानून है 2001 का। तो इस कानून के तहत जो हम लोग नेशनल जीन फंड बनाए हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हम लोगों ने 3 चीज़ों को डिस्कस किया। एक डिस्कस किया हम लोगों ने कि सीड एक्ट क्या है, ठीक है, उसका प्रावधान देखें। फिर हमने पेटेंट एक्ट देख लिया थोड़ा सा, और फिर प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटी फार्मर राइट एक्ट 2001 का देख लिया। अब जो है क्वेश्चन की तरफ आते हैं। बोल रहे हैं इन इंडिया सीड सर्टिफिकेशन इज कंपलसरी बाय सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी इस्टेब्लिश अंडर द सीड एक्ट। तो मैंने बताया भाई कंपलसरी नहीं है, अगर आपको लेबलिंग करना है तो ये कंपलसरी होगा, नहीं तो बाकी चीज़ें सर्टिफाई करने के लिए नहीं है। तो पहला गलत हो गया। दूसरा बोल रहा है इन इंडिया न्यू सीड वैरायटी कैन नॉट बी पेटेंटेड, नए सीड वैरायटी को पेटेंट नहीं किया जा सकता है, ये जो है सही है। हाँ, लेकिन अगर जेनेटिकली मॉडिफाइड है तो करते, लेकिन यहाँ पे तो वो नहीं लिखा है, इसलिए ये सही मानेंगे। फिर बोल रहा है द नेशनल जीन फंड वाज इस्टेब्लिश अंडर सीड एक्ट, हमने बोला नहीं, 1966 कानून के नहीं, 2001 का जो प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटी एंड फार्मर राइट एक्ट उसके तहत इसको जो है बनाया गया है ना, सीड एक्ट के तहत बनाया गया है। सीड सेंट्रल सीड कमेटी बनाया गया, क्या बनाया गया, केंद्र बीज समिति, ना कि हमारा नेशनल जीन फंड, इसलिए ये गलत होगा। तो बोल रहा है कितने कथन सही हैं बताइए, एक ही स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन हो जाएगा 67 का, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। बोल रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। भारत सरकार ने किसानों को कि फसल बर्बाद ना हो इसके लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है वो शुरू किया था। ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंदर में आती है, ठीक। ये जो स्कीम है ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, केंद्र के सरकार का स्कीम है, जिसमें पूरा पैसा जो है वो केंद्र सरकार देती है, ठीक है। ये वॉलेंट्री स्कीम है, अगर किसान चाहते हैं तो इसमें शामिल हो सकते हैं, और कोई राज्य अगर जुड़ना चाहता है तो भी जुड़ सकता है, केंद्र सरकार फोर्स नहीं कर पाएगा, क्योंकि एग्रीकल्चर जो वो स्टेट लिस्ट में राज्य सूची में आता है। और ये डिमांड ड्रिवन है। डिमांड ड्रिवन मतलब अगर आपका डिमांड रहेगा कि हाँ हमको फसल का चाहिए, आपका बीमा तभी सरकार देगी, ऐसे नहीं कि अपने मन से सरकार नहीं देगी। तो ये वॉलेंट्री है, ऐच्छिक है, अगर चाहते ज्वाइन करना तो किसान या राज्य सरकार ज्वाइन कर सकती है। डिमांड ड्रिवन है, मांग के आधार पर आधारित है, ठीक है। और सेंट्रल सेक्टर है, पूरा पैसा केंद्र सरकार देती है। इसमें जो है 3 टाइप के क्रॉप के लिए 3 टाइप का जो है प्रीमियम डिसाइड है। जैसे रबी क्रॉप के लिए प्रीमियम है 1.5%, रबी क्रॉप के लिए मतलब प्रीमियम मतलब कितना जो है आपको देना पड़ेगा बीमा, ठीक है। बीमा का जो मिलता है ना, जैसे आप LIC का बीमा खरीदते हैं तो आपको कुछ पैसा देना होता है ना पर मंथ या कुछ इस टाइप से, उस तरह। तो रबी क्रॉप के लिए है 1.5%, खरीफ क्रॉप के लिए है 2%, और जो बागवानी फसल है हॉर्टिकल्चर है उसके लिए है 5%, ठीक है। हॉर्टिकल्चर के लिए, कॉमर्शियल हॉर्टिकल्चर मतलब जिसको आप बेच रहे हो, वाणिज्यिक बागवानी फसल। तो प्रीमियम जो है वो यूनिफॉर्म तो है, लेकिन पूरी रबी के लिए 1.5%, पूरी खरीफ टाइप के क्रॉप के लिए 2% और हॉर्टिकल्चर के लिए 5%, ठीक है। और याद रखना है कि जितना भी पैसा जो है क्रॉप इंश्योरेंस कंपनी कमाएगी है ना प्रीमियम के द्वारा, ठीक है, तो जितना भी पैसा वो कमा रही है उसका आधा % पैसा मतलब 0.5% पैसा किसानों को जागरूक करने के लिए जो है वो क्रॉप इंश्योरेंस कंपनी जो है वो खरीदेगी। क्लियर है, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें जो है हम लोग हर तरह के क्रॉप को कवर किए हैं, लेकिन याद रखना है
ठीक है। इसमें प्री हार्वेस्ट मतलब फसल लगने के पहले भी इंश्योरेंस आपको दिया जाएगा, फसल लगने के बाद भी दिया जाएगा, और फसल के जब कटने के बाद, कटने के पहले, और जब फसल खेत में है तो उसमें भी लगेगा। लेकिन जो फसल को काट के फैला दिया जाता है, ठीक है, मान लीजिए काटे और उसको खेत में फैला दिए, तो 14 दिन तक उसको कवरेज है। ठीक है, मतलब पोस्ट हार्वेस्ट के बाद 14 दिन तक इसको जो है वो कवरेज आपको दिया गया है। ठीक है, तो बोल रहा है द इंश्योरेंस कवरेज एप्लीकेबल ओनली टू द स्टैंडिंग क्रॉप और डज नॉट इंक्लूड पोस्ट हार्वेस्ट, तो गलत है, फसल कटाई के बाद भी कवर है। फिर बोल रहा है द इंश्योरेंस प्रीमियम इज फॉर रबी क्रॉप इज मोर देन द प्रीमियम फॉर खरीफ क्रॉप, नहीं भाई, रबी के लिए 1.5% है, खरीफ के लिए 2% है, तो ये जो है वो गलत है। फिर बोल रहा है इट इनविसाजेज कंपल्सरी यूज ऑफ एटलीस्ट 0.5% ऑफ द ग्रॉस प्रीमियम कलेक्टेड बाय द इंश्योरेंस कंपनी फॉर इन्फॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन एक्टिविटी। बोल रहा है जितना भी पैसा इंश्योरेंस कंपनी को मिलेगा बीमा के रूप में, उसका 0.5% वो किसानों के जो है अनिवार्य रूप से IEC मतलब सूचना, शिक्षा और संचार पे खर्च करेगी, तो ये ठीक है। तो बोल रहा है कितने स्टेटमेंट करेक्ट है, हमारा एक ही स्टेटमेंट करेक्ट है, आंसर हो जाएगा ओनली 1। और जितना भी किसानों को सब्सिडी दिया जाएगा, जो भी किसान क्लेम करेंगे कि हाँ भाई मेरा इतना लॉस हो गया, हमको पैसा दो, जो भी प्रीमियम ये सब दिया जाएगा, उसके लिए एक सरकार ने पोर्टल बनाया है। ठीक है, उसका नाम है नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल। ठीक है, NCIP नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल। तो सारा टाइप का क्लेम जो है, लेन देन, वित्तीय लेन देन इसी पोर्टल के द्वारा जो है होगा। ठीक है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर कृषि मंत्रालय के अंदर में है, सेंट्रल सेक्टर है, डिमांड ड्रिवन है, वॉलेंट्री है, ये सब प्रीमियम अलग अलग है, प्री हार्वेस्ट, पोस्ट हार्वेस्ट, और फसल के दौरान उसको कवरेज है, ये सब याद रखेंगे। 0.5% पैसा जो है आपको कि खर्च करना है इंश्योरेंस कंपनी को, किस पे करना है, किसानों को जागरूक करने के लिए। तो 68 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर हम 69 की तरफ मूव करते हैं। बोल रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द होलोगेपर गिबन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो होलोगेपर गिबन जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसके बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, होलोगेपर गिबन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है, इसको गिबन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी बोलते हैं। गिबन जो है एक तरह का हमारा पक्षी होता है। न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि हाल ही में एक नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, जिसके हेड जो है वो प्रधानमंत्री होते हैं भारत के, नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, इसका एक स्टैंडिंग कमेटी है। उस स्टैंडिंग कमेटी ने अलाउ किया है कि जो हुलो गिबन या होलंगर गिबन वाइल्ड लाइफ जो सेंचुरी हमारा है, उसके इर्द गिर्द जो है आप ड्रिलिंग जो है वो कर सकते हैं, ऑयल निकालने के लिए ड्रिलिंग ये सब हो सकता है। और ये जो सेंचुरी है, ये है कहाँ है दोस्तों, ये सेंचुरी हमारा आसाम में है। ठीक है, और इंडिया में जो है एकमात्र जगह है ये जहाँ पे आपको ऐप मिलता है, मतलब लंगूर मिलता है, और गिबन की प्रजाति, गिबन जो एक तरह का पक्षी नहीं होता है, बंदर टाइप का होता है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये जो है हुलो गिबन है। ठीक है, बंदर टाइप का होता है, और भारत में एकमात्र जगह जहाँ पे ये मिलता है उसके लिए वो कहाँ है, आसाम में है। तो बोल रहा है इट इज़ लोकेटेड इन द वेस्ट बंगाल, गलत है। ठीक है, कहाँ पे है, आसाम में है। बोल रहा है इट कंटेंस इंडियाज ओनली ऐप एंड गिबन स्पीसीज, तो भारत का एकमात्र जगह जहाँ पे आपको ऐप और गिबन मिलता है। ठीक है, ये सही है। और याद रखिए कि IUCN में जो इसका स्टेटस है वो क्या है दोस्तों, इंडेंजर्ड है। क्या है वो, इंडेंजर्ड है। ठीक, अब ये आपको इंडिया में भी मिलता है, बांग्लादेश में भी मिलता है, लेकिन इंडिया में ये ज़्यादा मिलता है। ठीक है ना, और ठीक है, इसमें और कोई डाउट नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 70 देखते हैं। बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द प्राइमरी एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेटिंग द साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट इंडिया। अगर भारत में कोई आपका साइबर सिक्योरिटी, साइबर सुरक्षा कार्रवाई के समन्वय के लिए कौन सा संस्था उत्तरदायी है। ठीक है, तो देखो जो संस्था उत्तरदायी है वो है इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। कभी भी जो है अगर कोई हमारा कहीं पे साइबर अटैक हो जाता है तो मेन संस्था जो कोऑर्डिनेट करती है, ठीक है, उसका नाम है CERT-IN। ठीक है, ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मेटी मंत्रालय के अंदर में ही आता है। ठीक है, और इसको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के अंदर 2000 के अंदर बनाया गया था। ठीक है, और कब बनाया गया था, 2004 में बनाया गया था इस एक्ट के अंदर में। ठीक है, तो मेन सेंट्रल एजेंसी है, कहीं भी अगर रिपोर्टिंग होता है तो उस पर जो है ये जांच पड़ताल करती है कि सही में साइबर अटैक हुआ है नहीं हुआ है, लोगों को जागरूक करना, ये सारा इसका काम होता है कि कैसे हम जो है साइबर अटैक को फ्यूचर में रोक पाएँ। तो ये सारा चीज़ें, आंसर क्या हो जाएगा, CERT-IN। उसके बाद बोल रहा है नेशनल NIC दोस्तों क्या है, ये सरकारी जो वेबसाइट से सब होता है, सरकारी वेबसाइट्स, वो सारा ये सब प्रोवाइड करती है। ठीक है, सरकार को मतलब सॉफ्टवेयर का सर्विस देती है, फैसिलिटी देती है, तो ये तो नहीं होगा। उसके बाद बोल रहा है NCIIPC, नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर, तो ये भी जो है साइबर सिक्योरिटी से बचाती है, लेकिन ये क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को बताती है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण
सूचना और संरचना है, जैसे कोई बैंक है या कोई पावर ग्रिड है, तो उसको ये प्रोटेक्ट करती है साइबर अटैक से। लेकिन मोटा मोटे अगर बात करेंगे कि भारत में जो मेन एजेंसी है वो साइबर सिक्योरिटी के लिए, वो है आपका सर्टिन। सर्टिन सभी तरह का साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट के लिए प्रति जिम्मेदार है। लेकिन जो नेशनल क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर है, ये सिर्फ क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब कोई बैंक हो गया, कोई पावर ग्रिड हो गया, है ना, कोई डैम हो गया, वहाँ पे अगर जो क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन मौजूद है उसको बचाने के लिए ये संस्था जो है वो काम करती है, इसलिए ये भी नहीं होगा। फिर बोल रहा है I4C, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। जो I4C है ये भी क्या करती है, कोऑर्डिनेट करती है साइबर क्राइम को लेके, कैपेसिटी बिल्डिंग करना। लेकिन जो मेन एजेंसी वो है वो कौन है, क्योंकि हम बोल ही दिया ना प्राइमरी एजेंसी, सब एजेंसी काम कर रहा है, लेकिन मेन एजेंसी आपका सर्टिन। आपने सर्टिन के बारे में सुना भी होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं आपका 71। अच्छा ये देखिए, जो I4C संस्था है इसको बनाया गया था, याद रखिए नया संस्था है ये 2020 में बनाया गया था, ठीक है। चलिए फिर बोल रहा है कि नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द टर्म, जो है सनराइज इंडस्ट्री। सनराइज इंडस्ट्री के बारे में, ठीक है। सनराइज इंडस्ट्री क्या होता है, सनराइज इंडस्ट्री वो जिस तरह को सूर्योदय उदय होता है तो पूरा प्रकाश कर देता है, उसी तरह सनराइज इंडस्ट्री मतलब उभरता हुआ इंडस्ट्री जिसका पोटेंशियल बहुत ही ज़्यादा है, जीडीपी में, रोजगार देने में, टेक्नोलॉजी में, ठीक है, नवाचार करने में, जिसका पोटेंशियल बहुत ही ज़्यादा है, सरकार इसको प्रमोट भी करती है, ठीक है। तो उसको हम लोग सनराइज इंडस्ट्री बोलते हैं। तो बोल रहा है कि इंडस्ट्री दैट इज न्यूली इस्टेब्लिश्ड एंड हैज़ द पोटेंशियल फॉर रैपिड ग्रोथ एंड इनोवेशन। तो एक ऐसा उद्योग जो नव स्थापित है और जिसमें तीव्र समृद्धि और जो है नवाचार की संभावना, ये ठीक होगा। फिर बोल रहा है दूसरा तो स्टेटमेंट देखते हैं, बोल रहे इंडस्ट्री दैट कैन बी लोकेटेड इन मेनी प्लेसेस विदाउट बीइंग अफेक्टेड बाय द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल एंड रिसोर्स। तो ऐसा उद्योग जो कहीं भी लग जाता है, वो डिपेंड नहीं करता है लैंड लेबर पे, तो उसको हम लोग बोलते हैं फुट लूज इंडस्ट्री। क्या बोलते हैं, फुट लूज इंडस्ट्री। फुट लूज इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होता है जो कहीं भी लोकेट हो सकता है, ठीक है, बस उसके लिए उतना ज़्यादा उसको रॉ मटेरियल ये सब की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे हीरा का इंडस्ट्री है, हीरा का इंडस्ट्री कहीं भी लगाइए, आपको क्या चाहिए, स्किल्ड लेबर चाहिए और आपको लाइट वाइट चाहिए, थोड़ा गवर्नमेंट पॉलिसी ठीक ठाक होना चाहिए, ट्रांसपोर्ट ये सब होना चाहिए। बाकी वो रॉ मटेरियल पे उतना डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि हीरा जो है ऑलरेडी जो है उसका कच्चा माल बहुत ही महंगा होता है, तो आप उसको तराश के भी बेचेंगे तो आपको ट्रांसपोर्ट करने में उतना ज़्यादा खर्च नहीं लगेगा, जिसलिए कहीं भी लोकेट हो सकते हैं। तो उसको फूड लूज इंडस्ट्री हम लोग बोलते हैं, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल पे डिपेंड नहीं होता, इसलिए। लेकिन ये वो नहीं पूछा है, ठीक है। वो उसके बाद बोल रहा है कि इंडस्ट्री दैट ऑपरेट्स ओनली इन द ट्रॉपिकल रीजन फोकसिंग ऑन रिन्यूएबल एनर्जी। ऐसा कोई उसका नया नाम नहीं है टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री का। फिर बोला इंडस्ट्री दैट है रिच्ड मैच्योरिटी एंड सोज स्लो बट स्टेबल ग्रोथ। ऐसा भी कोई इसका नाम नहीं है कि कोई इंडस्ट्री जो परिपक्व हो गया और धीरे धीरे ग्रोथ कर रहा है। तो सनराइज इंडस्ट्री का ऐसा इंडस्ट्री जो उभरता हुआ इंडस्ट्री है। क्वेश्चन नंबर हम 72 देखते हैं दोस्तों। बोल रहा है अरेंज द फॉलोइंग, अरेंज द फॉलोइंग कंट्री इन डिसेंडिंग ऑर्डर बेस्ड ऑन देयर इम्पोर्टेंस एज एन एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन फॉर इंडिया। तो भारत जो सामान को अपना निर्यात करता है तो हमको इसको अरेंज करना है, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब आपको ज़्यादा से कम में, ठीक। सबसे ज़्यादा भारत जो एक्सपोर्ट करता है वो अमेरिका को करता है, तो अमेरिका पहले स्थान पे होगा, ठीक। और दूसरे स्थान पे हम लोग करते हैं यूएई को, ठीक है। तीसरे स्थान पे हम लोग करते हैं नीदरलैंड को, चौथे स्थान पे करते हैं हम लोग यूके को, और पाँचवें स्थान पे हम लोग भेजते हैं सबसे ज़्यादा सामान चाइना को, ठीक है। तो ये हमारा ऑर्डर होगा। तो पहला के बाद होगा चौथा, चौथा के बाद होगा तीसरा, फर्स्ट 4 3, सॉरी सेकंड 4 3, सेकंड 4 3 और लास्ट में 1। और अगर यूके होता तो यूके होता चौथे में, पाँचवें पे है आपका चाइना। तो आंसर हो जाएगा 2 4 3 1, ठीक है। तो 72 का ए हो गया। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हमारा। बोल रहा है द वर्ल्ड्स फर्स्ट 300 मेगावाट कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज प्लांट हैज कनेक्टेड टू ग्रिड एट फुल कैपेसिटी। इन दिस कॉन्टेक्स्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो विश्व का प्रथम 300 मेगावाट के कंप्रेस्ड एयर एनर्जी प्लांट के बारे में है, जो अभी ग्रिड से जोड़ दिया गया है। तो किसका है, तो इसमें होता है क्या दोस्तों, नाम है कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज। इसमें क्या होता है, हम लोग हवा को, ठीक है, कंप्रेस करते हैं, ठीक है। कंप्रेस करने के बाद उस हवा को हम लोग कंप्रेस्ड फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं अंडरग्राउंड, कोई गुफा उफा में या अंडरग्राउंड जगहों पे, ठीक है। फिर जब ज़रूरत होता है तो उस हवा को यूज करते हैं एनर्जी के रूप में, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, ठीक है, समझ में आया। तो ये हो गया कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज, किसका है, चाइना का है। तो चाइना ने इसको डेवलप किया है। विश्व का पहला कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज 300 मेगावाट का है हमारा, ठीक है।
और पहला इस टाइप का जो प्रोजेक्ट है। और अगर हम यूटिलिटी स्केल का बात करेंगे, मतलब स्टोर नहीं कर रहे हैं हम लोग, बस यूज कर रहे हैं, इस तरह का प्रोजेक्ट है ना, इलेक्ट्रिसिटी से नहीं जोड़े हैं, तो वो जर्मनी में है और ऑपरेशनल है। लेकिन चाइना ने क्या किया, उस एनर्जी स्टोरेज सिस्टम को ग्रिड से जोड़ दिया। ग्रिड मतलब पावर लाइन से जोड़ दिया कि जब पावर लाइन नहीं रहेगा इलेक्ट्रिसिटी नॉर्मल थर्मल पावर प्लांट का, तो इस हवा को हम लोग यूज कर लेंगे एज ए एनर्जी के फॉर्म में और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके उसका यूज कर लेंगे। ठीक, तो दिस प्लांट वॉज कनेक्टेड टू ग्रिड एट फुल कैपेसिटी। गुजरात का नहीं है, कहाँ है, चाइना का है। तो पहला गलत है, तो तीनों ऑप्शन कट गया, डायरेक्ट उत्तर निकल गया 2 और 3। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है तो दूसरा तीसरा सही है। मतलब देखते हैं क्या है, बोला कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज, ये टेक्नोलॉजी दैट स्टोर एक्सेस एनर्जी बाय कंप्रेस्ड एयर इन अंडरग्राउंड कैवर्न। तो सही है कि इसमें क्या होता है कि ऐसा तकनीक है जो भूमिगत कंदराओं में, मतलब गुफाओं में वायु को संपीड़ित मतलब कंप्रेस करके अतिरिक्त ऊर्जा का भंडारण करती है। ठीक है, फर्स्ट यूटिलिटी स्केल जो प्रोजेक्ट है वो कहाँ बना, जर्मनी में, और अभी भी चल रहा है, तो ये भी सही है। तो कौन सा सही है, 2 और 3 हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 74 देखेंगे। बोल रहा है अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज एनुअल ग्राउंड वाटर क्वालिटी रिपोर्ट 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो हाल ही में जो है भूजल गुणवत्ता रिपोर्ट, वार्षिक रिपोर्ट 2024 पब्लिश किया गया। कौन पब्लिश करेगा, नाम से पता चल रहा है, जल के लिए, पानी के लिए, तो कौन करेगा, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति करेगा। तो जो हमारा मंत्रालय है, जल शक्ति मंत्रालय, उसने जो है इस रिपोर्ट को लेके आया है। ये पहला बार ऐसा रिपोर्ट है जहाँ पे एक तरीका बताया गया है कि किस तरह से हम लोग ग्राउंड वाटर के क्वालिटी को मॉनिटर करेंगे, ताकि हम लोग को डेटा कलेक्शन में यूनिफॉर्मिटी आए, एक रूपता है। ये नहीं हो कि किस तरह से ग्राउंड वाटर क्वालिटी मॉनिटर करेंगे, उसके अलग अलग तरीका नहीं हो, एक स्टैंडर्ड एसओपी लाया गया है इस रिपोर्ट में, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। इस रिपोर्ट के अनुसार ये बोलता है कि भारत में सबसे ज़्यादा ग्राउंड वाटर का यूजर है। विश्व का जितना भी ग्राउंड वाटर यूज होता है उसका 25% ग्राउंड वाटर मतलब भूजल जो है वो भारत में यूज होता है, जिसमें से जितना भी ग्राउंड वाटर हम लोग यूज कर सकते हैं उसका 87% हम लोग कृषि के लिए यूज करते हैं। ठीक है, और 11% हम लोग जो है डोमेस्टिक चीज़ों के लिए यूज करते हैं, और इंडस्ट्री के लिए आप देख रहे हो कि बहुत ही कम करते हैं, 1 से 2%। तो मैक्सिमम जो हम लोग ग्राउंड वाटर यूज करते हैं वो 87% एग्रीकल्चर के लिए करते हैं, 11% डोमेस्टिक के लिए करते हैं, और पूरे विश्व का 25% हम लोग ग्राउंड वाटर यूज करते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर ग्राउंड वाटर के हम लोग देखें रीजन में, तो ये याद रखिए, जो हमारा अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम है, ठीक है, यहाँ पे आपको ग्राउंड वाटर का हमको जो है क्वालिटी जो है अच्छा है। वहीं अगर हम राजस्थान और हरियाणा, आंध्र प्रदेश में देखेंगे तो वहाँ का ग्राउंड वाटर जो है बहुत ही कचड़ा है। आपको पता है कि क्यों कचड़ा है पंजाब हरियाणा में, ये आंध्र प्रदेश में, क्योंकि फर्टिलाइजर ये सब बहुत इंडस्ट्री बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, वहीं अगर हम नॉर्थ ईस्ट की बात करेंगे, वहाँ का पानी ग्राउंड वाटर भी ठीक है, और वहाँ का पानी को हम लोग सिंचाई के रूप में भी अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई भी फर्टिलाइजर का जरूरत नहीं पड़ेगा। वहीं पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात में देखेंगे तो वहाँ के पानी में सोडियम की मात्रा बहुत ही ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आपका ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ, तो जिसके कारण मिट्टी में लवणता हो गया, और वही जो है आपका सॉल्ट के रूप में जब जाने लगा कुआँ में या ग्राउंड वाटर में, तो उसमें सोडियम का कंटेंट बहुत ही ज़्यादा हो गया। ग्राउंड वाटर में साथ ही साथ नाइट्रेट का भी पोल्यूशन है। नाइट्रेट के पोल्यूशन से आपका क्या होता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है ना। तो तमिलनाडु, राजस्थान और हमारा महाराष्ट्र में आपको नाइट्रेट का बहुत ज़्यादा है। फ्लोराइड जो है, जिससे फ्लोरोसिस बीमारी होता है, वो हरियाणा, कर्नाटक में है। तो अगर इंडिया का मैप बनाओगे तो राजस्थान में, ठीक है, तमिलनाडु में और हमारा जो है महाराष्ट्र के क्षेत्र में, यहाँ पे आपको नाइट्रेट का समस्या है। ठीक, अगर हम फ्लोराइड का बात करेंगे तो हरियाणा में और आपका कर्नाटका में, यहाँ पे आपको क्या है, फ्लोराइड की बीमारी है। आर्सेनिक अगर बात करोगे तो गंगा ब्रह्मपुत्र का जो क्षेत्र है वहाँ पे है। यूरेनियम बात करोगे तो राजस्थान, पंजाब में है। तो ये थोड़ा याद रखेंगे कि कौन सा क्षेत्र में कौन सा ग्राउंड वाटर का पोल्यूशन है। ठीक है, चलिए, तो बोल रहा है इंडिया शेयर इन द ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन इन द वर्ल्ड इज मोर देन 25% ऑफ ग्लोबल टोटल। तो ठीक है भाई, 25% से अधिक है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। फिर बोल रहा है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज द सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ ग्राउंड वाटर विद 11%। हमने बताया गलत है, सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर यूज करता है ग्राउंड वाटर का 87%, 11% डोमेस्टिक, और बाकी 1 से 2% इंडस्ट्री यूज कर सकता है। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग तो उसी के अंदर में आएगा, इसलिए ये गलत हो गया, इंडस्ट्री के अंदर में आएगा। फिर पूरा यूरेनियम हैज आइडेंटिफाइड एज ए कंटेमिनेशन ऑफ कंसर्न। तो यूरेनियम तो है ही, कहाँ पे है भाई, अभी हमने देखा भी था, यूरेनियम जो आपका राजस्थान और पंजाब में मिलेगा। तो ये जो है वो सही है। तो बोल रहा है कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो पहला तो गलत हो गया, तो 3 ऑप्शन तो ऐसे ही खट गया। सॉरी, पहला बोल रहे हैं, अगर दूसरा गलत हो गया, क्योंकि आपको जो है मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, आपका
एग्रीकल्चर सेक्टर है, ठीक है, 87 और डोमेस्टिक है आपका जो है 11। तो दूसरा तो 3 ऑप्शन ऐसे ही कट गया, आंसर निकल चुका है 74 का जो आंसर होगा हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम 75 देखते हैं। बोल रहा है द रिफॉर्म्स इन द IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कोटा हैव बीन इन द न्यूज रिसेंटली। हाल ही में जो है IMF का जो कोटा सिस्टम था वो उसमें सुधार जो है वो न्यूज़ में था, इस संदर्भ में हमको बताना है। तो देखिए हाल ही में मीटिंग हुआ 2023 में, ठीक है, उसमें IMF का जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है उसने बोला कि भाई ज़रूरत है कि हमको IMF में जो कोटा सिस्टम है उसको रिफॉर्म करने के लिए। तो कोटा क्या होता है? कोटा समझ लीजिए कि IMF का जो प्रशासन होता है जो या डिसीजन जो लिया जाता है उसमें जितना देश का कोटा होगा उतना ज़्यादा आपको जो है वोटिंग पावर भी होता है और आपको उतना बोलने का बात का वजन रहेगा। तो जो कोटा डिसाइड होता है वो डिसाइड होता है कि आपका इकोनॉमी का कंडीशन कैसा है। जैसे मान लो अमेरिका और का कोटा जो है वो इंडिया से कम है, तो कैसे वो डिसाइड होता है? वो डिसाइड होता है कि कितना जो है हमारा देश खुला हुआ है, ओपननेस कितना है, कितना उसका GDP है, कितना इकोनॉमिक वेरिएबिलिटी है, मतलब उसका हम लोग का इकोनॉमी कितना डाइवर्सिफाई, इसके तहत हर देश का जो है आपका कोटा वो डिसाइड होता है। ठीक है, तो ये जो कोटा आपका डिसाइड होता है तो उसके आधार पे जितना कोटा होगा उतना आपको पैसा भी देना पड़ेगा IMF में और प्लस उतना ज़्यादा आपको वोटिंग पावर होगा। तो कोटा जो है दिया जो जाता है वो SDR में दिया जाता है, स्पेशल ड्राइंग राइट में दिया जाता है। जो IMF का जो खाता का जो एक यूनिट होता है, यूनिट ऑफ अकाउंट, उसको SDR बोल देते हैं, SDR में ही दिया जाता है। जितना आपका SDR होगा इसका मतलब उतना ज़्यादा आपको कोटा हमारा है। ठीक है, तो किस तरह से IMF जो है इस कोटा को यूज करता है? तो जितना आपको कोटा होगा उतना पैसा आपको जो है IMF के पास देना पड़ेगा, उतना आपको वोटिंग पावर होगा। फिर अगर आपको पैसे का ज़रूरत है तो उतना आपको फाइनेंस भी मिलेगा, ठीक है, उतना आपको SDR मिलता है। और SDR से आपको जो किसी को आप दे सकते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस से डील कर सकते हैं। तो ये जो IMF का कोटा डिसाइड होता है उसके लिए कम से कम 5 साल में जो है एक बार मीटिंग होता है और उस 5 मीटिंग दिखा जाता है कि क्या हमको कोटा को रिवाइज करने का ज़रूरत है या नहीं है। तो सबसे पहले एक जनरल कोटा जो है रिव्यू होता है, दिखा जाता है कि IMF के पास कि जो है कोटा जो दिया गया है वो कितना देश को दिया गया है, क्या उसको रिवाइज करने का ज़रूरत है। और जब लगता है कि भाई देश में अर्थव्यवस्था में विश्व में जो चेंज हुआ है तो उसके आधार पर कोटा रिवाइज करने का ज़रूरत है तो रिवाइज किया भी जाता है। और यहाँ तक कि जो देश है जो चाहता है कि हमको कोटा का रिवाइज करना, वो रिक्वेस्ट भी जो है कभी भी IMF में डाल सकता है। फिर जो बोर्ड ऑफ गवर्नर होता है IMF का वो डिसाइड करता है कि क्या हमको इंक्रीज करने का ज़रूरत है या नहीं है। अगर हमको IMF का कोटा इंक्रीज करने का ज़रूरत है तो उसके लिए एक कंडीशन है कि जितने भी लोग हैं उसका 85% वोटिंग, जितना भी लोगों का है 85% आपको वोटिंग चाहिए, तब जाके आपको जो है कोटा आपका चेंज होगा, नहीं तो चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो 85% वोटिंग पावर आपको चाहिए तभी जाकर आपको चेंज होगा कोटा, तो उतने सारे देश लोगों का। और ये अगर कोटा डिसाइड होता है कितना जो IMF से आप लोन ले सकते हैं, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो IMF को सलाह देने के लिए एक IMF का जो बोर्ड ऑफ गवर्नर है, जो मेन संस्था है IMF का, वो है बोर्ड ऑफ गवर्नर जो सारा चीज़ डिसाइड करता है। तो IMF को सलाह देने के लिए एक कमेटी बनाया गया है जिसका नाम है इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कमेटी। ये कमेटी जो है वो IMF को सलाह देती है। फाइनली डिसाइड कौन करता है? डिसाइड करेगा IMF का बोर्ड ऑफ गवर्नर ही, और 85% लोग का वोटिंग जो उतने लोग होना चाहिए तभी जाके वो कोटा आपका चेंज होगा। ठीक है, तो चलिए इसमें देखते हैं स्टेटमेंट क्या क्या है। बोल रहा है कि एन इंडिविजुअल मेंबर कोटा ब्रॉडली रिफ्लेक्ट रिलेटिव पोजीशन इन द वर्ल्ड इकोनॉमी। तो किसी सदस्य देश का कोटा मुख्य रूप से विश्व अर्थव्यवस्था में उसकी सापेक्ष स्थिति को दर्शाता है, तो ये जो है वो ठीक है। फिर बोल रहा है कोटा डिटरमाइंस द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लोन से मेंबर कैन ऑब्टेन फ्रॉम IMF अंडर नॉर्मल प्रोसेस। तो कोटा आपको बताता है कितना जो है IMF से आप लोन ले सकते हैं, तो ये भी ठीक है। फिर बोल रहा है द इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कमेटी हैज़ द पावर टू डिसाइड ईच मेंबर कंट्री कोटा। तो ये बताइए कोई देश का कितना कोटा होगा, ये कमेटी डिसाइड करती है। कमेटी तो बोर्ड ऑफ गवर्नर को सलाह देती है ना, फिर बोर्ड ऑफ गवर्नर मीटिंग करवाता है, मीटिंग करवाने को वोटिंग होगा तो जो आके डिसाइड होगा ना, तो बोर्ड ऑफ गवर्नर डिसाइड करता है, ठीक है, ना कि ये हमारा कमेटी। इसलिए ये जो होगा वो गलत होगा, लेकिन वो खुद से डिसाइड नहीं कर सकता है। 85% वोटिंग भी जो है होना चाहिए उसका अप्रूवल। तो आंसर क्या होगा? कितने स्टेटमेंट करेक्ट है? तो 2 ही स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन हो जाएगा केवल 2। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। बोल रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मराठा लैंग्वेज। तो मराठा लैंग्वेज के बारे में हमारा प्रश्न है। ठीक है, हाल ही में मराठा जो लैंग्वेज है उसको क्लासिकल लैंग्वेज बनाया गया है। ठीक है, तो अभी जो हमारा क्लासिकल लैंग्वेज पहले था वो था दोस्तों कितना 22 कितना लैंग्वेज था? 22 लैंग्वेज था। अब जो है हमारा लैंग्वेज जो
तो देखिए दोस्तों, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दो चीज़ें, एक है क्लासिकल लैंग्वेज और एक है शेड्यूल्ड लैंग्वेज। तो जो क्लासिकल लैंग्वेज होता है वो पहले थे 6, तमिल था, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और उड़िया। बाद में भारत सरकार ने 5 को ऐड किया, मराठी, पाली, प्राकृत, असमीज और बंगाली। तो टोटल अभी जो क्लासिकल लैंग्वेज है वो कितने हो गए, 11 हो गए, पहले 6 और बाद में 5, तो 11। और जो हमारा शेड्यूल्ड लैंग्वेज है वो टोटल शेड्यूल्ड लैंग्वेज कितना है, 22 है। तो क्लासिकल लैंग्वेज को देने के लिए भारत सरकार देती है, उसके लिए कुछ कंडीशन है। जैसे उसका इतिहास 1500 से 2000 साल पुराना होना चाहिए, उसका पास अपना साहित्य होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारा उसका कंडीशन है। वो चेंज होना चाहिए लेकिन अपना जितना भी चेंज हो उसका कंटिन्यूटी को मेंटेन करे वो, ठीक है। और ये जो है हमारा शेड्यूल्ड लैंग्वेज भी है, ठीक। तो बोल रहा है कि इट इज एन इंडो आर्यन लैंग्वेज इवॉल्व फ्रॉम द महाराष्ट्री प्राकृत। प्राकृत आपको पता है बहुत ही पुराना भाषा है, तो उसी से भाषा से जो है आपका मराठी भी आया है, ठीक है। आपको पता है कि एक राजा हुआ करता था सातवाहना राजा, जिसका नाम था क्या, हला। क्या नाम था, हला या हल, सातवाहना राजा था। इसने जो है प्राकृत में पहली बार लेके आया था क्या, आपका इंस्क्रिप्शन प्राकृत भाषा में, ठीक है, राइट। तो इसने एक बुक लिखा था जिसका नाम है गथा सतपति। क्या नाम था, गथा सतपति। तो ये आपका जो है मराठी प्राकृत भाषा में लिखा हुआ है। कौन लिखा है, हला, ठीक है। और ये सातवाहना राजा हुआ करता था। तो बोल रहा है कि मराठी जो है वो महाराष्ट्री प्राकृत से लेके उभरी है और ये इंडो आर्यन लैंग्वेज है, ठीक है। इसको आपको गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात, एमपी, छत्तीसगढ़, दादरा नगर हवेली, दमन एंड दीव में बोला जाता है, ठीक है। और ये महाराष्ट्र का ऑफिशियल लैंग्वेज भी है और इंडिया का जो 22 शेड्यूल लैंग्वेज उसमें एक है, अभी क्लासिकल लैंग्वेज भी बन चुका है। फिर बोला गथा सतपति जो है एंशिएंट कलेक्शन और इंडियन पोएम का महाराष्ट्री प्राकृत में, ठीक है, किसका है, हला का है, जो सातवाहना राजा था, ठीक है। बोला इट हैज़ बीन ऑफिशियली ग्रांटेड द स्टेटस ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज। अभी हमने देखा, हाँ भाई मिला है। तो बोला कितने कथन सही है, तो 5 कथन सही है, तीनों कथन सही है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, 5 लैंग्वेज को मिला हुआ है, ठीक है। तो महाराष्ट्री जो प्राकृत था वो साउथ इंडिया में और वेस्ट इंडिया में, मतलब दक्षिण भारत और पश्चिम भारत में बोला जाने वाला सबसे बड़ा प्राकृतिक लैंग्वेज था। प्राकृत जो लैंग्वेज है उसका अलग अलग टाइप है। प्राकृत जो लैंग्वेज है इसका अलग अलग टाइप है, ठीक है। जो हमारे महावीर थे वो प्राकृत लैंग्वेज में ही जो अपना बातों को रखते थे, है ना। बुद्ध जो है वो पाली भाषा यूज़ करते थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर हम 77 देखते हैं। बोला है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द फर्टिलाइजर इंडिया। भारत में उर्वरक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। तो आपको पता है कि हम लोग जो है दोस्तों, जो फर्टिलाइज़र है उसमें जनरली 3 होता है। एक होता है नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र, एक होता है जो है फॉस्फोरस, और एक बोलते हैं पोटेशियम। तो नाइट्रोजन जो है हम लोग फर्टिलाइज़र जनरली इंडिया खुद ही बना लेता है, उतना ज़्यादा इंपोर्ट करने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है, नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र। लेकिन बाकी जो पोटेशियम है, फॉस्फोरस है, ये सब जो है हम लोग इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन भी करते हैं लेकिन हम लोग ज़्यादातर बना लेते हैं, ठीक है। तो इंडिया जो है 2023-24 में हम लोग बहुत ज़्यादा यूरिया ये सब इंपोर्ट किए, ठीक है। और चाइना से भी हम लोगों ने इंपोर्ट किया, ठीक है। और यूरिया के खपत को कम करने के लिए भारत सरकार जो है एक स्कीम लेके आई थी, आपको पता है, सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम या न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम, NBS स्कीम इसको बोलते हैं, न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम। भारत जो यूरिया या फर्टिलाइज़र जो इंपोर्ट करता है वो रूस से करता है, सऊदी अरेबिया से, चाइना से, मोरक्को से और ओमान से हम लोग करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग, मैंने आपको बताया कि यूरिया हम लोग बहुत कम इंपोर्ट करते हैं, मात्र 20% यूरिया जितना हमको डिमांड है 20% यूरिया इंपोर्ट करते हैं, ठीक। और जो हमारा ये होता है DAP, डाई अमोनियम फॉस्फेट, इसका 50 से 60% जो है हम इंपोर्ट करते हैं, ठीक। और हमने बताया ना पोटेशियम, ठीक है, ये जो पोटेशियम है के है ये भारत में नहीं बनता, पूरा 100 के 100% हम लोग जो है आपका इंपोर्ट करते हैं, ठीक, याद रखिएगा। तो यूरिया कितना इंपोर्ट करते हैं, 20%। फिर आपको फास्फोरस कितना इंपोर्ट करते हैं, 50 से 60%। जो पोटेशियम है उसको हम लोग इंपोर्ट करते हैं, बाहर से मंगाते हैं लगभग 100% के आसपास, ठीक। भारत सरकार जो है वो सब्सिडी देती है, किसानों को नहीं। फर्टिलाइज़र की जो कंपनियां हैं वो उसको सब्सिडी दिया जाता है कि जितना आपने किसानों को बेचा है फर्टिलाइज़र सस्ते रेट पर, तो हम आपको जो है क्या देंगे, सब्सिडी देंगे। किसको, फर्टिलाइज़र कंपनियों को सब्सिडी सरकार देती है, ठीक है। इसके लिए किसानों का पहचान करवाया जाता है आधार कार्ड से, वोटर आईडी से, बायोमेट्रिक से, ताकि पता चले कि वाकई में फर्टिलाइज़र कंपनी ने किसानों को दिया है या नहीं दिया है, ठीक। तो
भारत में जो हमारा बायो फर्टिलाइज़र है, बायो फर्टिलाइज़र मतलब जहाँ पे आप प्लांट एनिमल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का प्रयोग एज ए फर्टिलाइज़र करते हो, जैसे नीम इज ए फर्टिलाइज़र। ठीक है, इसी तरह से बहुत सारा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, प्लांट एनिमल है, जिसको हम लोग फर्टिलाइज़र के रूप में यूज करते हैं। तो बायो फर्टिलाइज़र जो भारत में बिकेगा, उसको निगरानी रखने के लिए भारत में हमारे पास सरकार एक ऑर्डर लेकर आया है, उसका नाम है बायो फर्टिलाइज़र एंड ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र कंट्रोल ऑर्डर 1985। तो 1985 का हमारे पास ऑर्डर है जो बायो फर्टिलाइज़र के बिक्री को रेगुलेट करता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन स्टेटमेंट। बोल रहा है कि मोर देन हाफ ऑफ द टोटल डोमेस्टिक डिमांड ऑफ यूरिया इज फुल थ्रू इम्पोर्ट। हमने ये गलत है, हमने कितना यूरिया इंपोर्ट करते हैं भाई 20%, ना कि 50%। मोर देन हाफ क्या करते हैं, वो करते हैं DAP, या फिर हम बोल सकते हैं 100% किसको करते हैं, वो करते हैं आपको पोटेशियम को। फिर अंडर द DBT सिस्टम द गवर्नमेंट डायरेक्टली क्रेडिट द यूरिया सब्सिडी टू फार्मर। ये बताइए, सब्सिडी डायरेक्ट किसानों को दिया जाता है? नहीं, किसको दिया जाता है? यूरिया बनाने वाली कंपनियों को। तो गलत हो गया। फिर बोल रहा है द सेल ऑफ बायो फर्टिलाइजर इज नॉट रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट। तो क्या सरकार इसको रेगुलेट नहीं करती है? करती है भाई। हमारे पास जो है 19 जो है हमारे पास 85 का ऑर्डर है बायो फर्टिलाइजर को, जैव उर्वरक को बिक्री को विनियमित करने के लिए। तो कितने कथन सही है? कोई कथन सही नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी। ठीक है, तो आज जो है हम लोग 377 क्वेश्चन तक कर चुके हैं, है ना। 17 क्वेश्चन किए हैं, बाकी हम लोग कल करके इस टेस्ट को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक, उसके बाद जो हमारा परसों से हम लोग नया टेस्ट लेंगे और उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 401 से 401 से स्टार्ट करेंगे। तो डेली आपका जो है 15-20 क्वेश्चन क्लास होगा, ताकि आपको लय में रहें आप और अच्छे से पढ़िए। बस आप टेस्ट सीरीज जितना हम करवा रहे हैं उतना कर लो, और जो बेसिक बुक्स है उतना पढ़ लीजिए, आपका काम खत्म हो जाएगा। जल्दी हम आप लोग के लिए सारे सब्जेक्ट का नोट्स जो है आपको प्रोवाइड करेंगे, वो 10 अप्रैल के आसपास करेंगे, ताकि फिर भी आपके पास बचेगा 40 दिन के आसपास, उसको आप बार बार पढ़ेंगे, मैं पढ़ा भी दूंगा, तो आपके लिए आसान होगा। सारा सब्जेक्ट का नोट्स एक जगह आपको मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन वो फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल के बाद मिलेगा। तब तक आप टेस्ट लगाइए जो हम करवा रहे हैं, और जो बेसिक बुक्स आपके पास है, लक्ष्मीकांत है, स्पेक्ट्रम है, लूसेंट है, ज्योग्राफी के लिए NCERT है, GC लियोंग है, साइंस के लिए आपका रवि अग्रवाल सर का किताब है, इन्वायरमेंट के लिए PMFIS का है या दृष्टि का है, तो वो सब आप बार बार पढ़ो। ठीक है, और टेस्ट को जितना करवा रहे हैं उसका सॉल्यूशन पढ़िए, दिया गया, और डिस्कशन को बार बार देखिए और अच्छे से मन लगा के पढ़िए। मैप भी हमने करवा दिया है, ठीक है, उसको भी आप लेक्चर को देखिए। तो सारा चीज़ आपको कवरेबल है और इंक्लूड किया जा रहा है आपके, ताकि आपका प्रिपरेशन में कोई दिक्कत ना हो। अपना ख्याल रखिए। चैनल पर नए हैं तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों कल हम लोग जो है फिर से 20-25 क्वेश्चन करेंगे।